हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेवलपमेंट अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति के लिए इसके लक्ष्य अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए इसकी चाहत अलग होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं, राष्ट्रीय विकास क्या होता है। चलिए, इस पे जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनसे हम सीखते हैं कि राष्ट्रीय विकास कैसे होता है। सबसे पहला है कि क्या सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है। कि जो पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, किसान का देखा था, भूमिहीन मजदूर का देखा था, या हमने उद्योगपति का देखा था, कि सभी के महत्व को बराबर महत्व दिया जाए। ये जो सभी ने जो लक्ष्य रखे थे उनको बराबर महत्व दिया जाए, या फिर जो आपस में परस्पर विरोधी भावनाएं हैं, वो एक व्यक्ति, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था गांव में पानी का, खेत में पानी का और शहर में पानी का, तो उनसे निर्णय कौन सा लिया जाए, किस प्रकार के निर्णय लिए जाएं। क्या निर्णय सही होंगे या न्यायपूर्ण होंगे। जो हमने निर्णय लिया है वो सभी व्यक्तियों के लिए न्यायपूर्ण है या सही है नहीं है। इससे बाद है कि जो हमें कार्य कर रहे हैं उसका बेहतर तरीका कौन सा है, मतलब कौन से बेहतर तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। और इसके बाद हमारा आता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को लाभ होगा या नहीं होगा। जो हम कार्य करने जा रहे हैं उस काम से बहुत सारे व्यक्तियों को लाभ होता है या नहीं होता, या कम लोगों को लाभ होता है। इन सब के बारे में सोचना या इन सभी क्वेश्चनों के बारे में विचार करना ही राष्ट्रीय विकास कहलाता है। ये जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इनको ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, राष्ट्रीय विकास कहलाता है। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, कि कोई देश समृद्ध है या नहीं है। अब सवाल ये आते हैं कि जब अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु विकसित है तो दूसरी वस्तु विकसित नहीं है। कि जब वस्तुएं बराबर होती हैं, हर एक व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अलग होता है, तो कैसे कह सकते हैं कि ए वस्तु विकसित है और बी वस्तु विकसित नहीं है। अगला पॉइंट है कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। इन दोनों को याद रखिएगा, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। ये तो सिर्फ निर्भर करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी असमानता को लेते हैं या उसकी समानता को। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपके पास एक कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर से आप काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो काम जो आप कई घंटों से करते आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर इसके लेते हैं तो आप सही हैं। अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं तो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, हम एक यहाँ क्लासरूम को लेते हैं, जिसको हम एक वर्ग मान लेते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अगर हम इनकी तुलना करें तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। पहले बुद्धि के आधार पर तुलना करते हैं कि बुद्धि के आधार पर हो सकता है इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा तेज़ हों। और दूसरा हम करते हैं ऊंचाई के आधार पर, कि जो हो सकता है कि कुछ बच्चों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि में भी तेज हों। और तीसरा करते हैं हम स्वास्थ्य के विषय के संदर्भ में। या हो सकता है कि हर एक बच्चे का स्वास्थ्य स्तर अलग अलग हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि जो बुद्धि में तेज़ हो या ऊंचाई में अधिक हो वही स्वस्थ होगा। तो ये अलग अलग हो सकता है। ये तो हमारा सिर्फ आधार और बेस है कि हम किसी चीज़ को मापने के लिए उसके अलग अलग आधार को लेते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी बुद्धि की, फिर बात की थी हमने ऊंचाई की, और फिर बात की थी हमने स्वास्थ्य की। ये तो सिर्फ हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उनका आधार क्या लेते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हमें एक क्विज कंपटीशन करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कौन सी जानकारी लेते हैं। उनके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की ऊंचाई क्या है, उस बच्चे का स्वास्थ्य क्या है, उस बच्चे की ऊंचाई क्या है, स्वास्थ्य क्या है। उसके लिए तो इतना ही महत्वपूर्ण है कि उसका जो बौद्धिक स्तर है, जो उसके ज्ञान का स्तर है, वो जानकारी उसे अच्छे तरह से हो, चाहे वो किसी ऊंचाई का हो और चाहे वो कितना ही अस्वस्थ हो।
हम तो यहाँ सिर्फ क्विज़ के अंदर उसके जानकारी को आधार लेते हैं कि उसको जानकारी कितनी है। इसके आधार पर हम अलग अलग करेंगे और यह बता सकेंगे कि किस विद्यार्थी के अंदर कितनी अच्छी कौशलता है और कितनी अच्छी जानकारी रखने की क्षमता है। यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि विद्यार्थी की ऊंचाई क्या है या वो कितना छोटा है। तो इसी प्रकार हम देश की तुलना के लिए भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हम एक बेस लेते हैं और एक आधार लेते हैं जिससे हम एक देश की दूसरे देश के साथ भी तुलना कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कि दो देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय, मतलब जो अगर आपको देश की तुलना करनी है तो वहाँ उसकी आय अर्थात राष्ट्रीय आय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अथवा समझा जाता है कि अगर हमने किसी दो देशों की तुलना करनी है तो हमने देखना होगा कि दोनों देशों में आय का स्तर क्या है। अगला है जिन देशों में आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल आते हैं कि इनका 20,000 है तो वो कम आय वाले व्यक्ति हैं, और जिनकी 10,000 है वो पहले से कम आय वाले व्यक्ति हैं। 20,000 वाले ज़्यादा आय वाले व्यक्ति हैं और 10,000 वाले देश कम विकसित देश हैं। इस प्रकार इनका एग्जाम्पल लिया जाता है और इस प्रकार इनको समझाया जाता है कि किस प्रकार ये एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? आय नहीं है, आय है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक राष्ट्र के अंदर अर्थात एक देश के अंदर जितने भी नागरिक, जितने भी व्यक्ति होते हैं, अगर उन सब की आय को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अगर उनकी सबकी, अगर हमारे पास जितने हमारे पास कुल नागरिक थे, अगर उनकी आय को हम जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय, मतलब ये आय है, आय नहीं है, तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। मतलब कुल आय जो हमारे पास है वो सभी नागरिकों की आय का जोड़ है। मान के चलिए हमारे पास 5 नागरिक हैं एक देश में और उनकी कुल जो आय होगी वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। लेकिन आपको बता दें कि हमें कुल आय से औसत आय के विषय में जानकारी नहीं मिलती कि औसत आय क्या होती है। इसके लिए हमें प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत होती है कि हमारे पास अगर कुल आय दे दी जाए तो उससे हम औसत आय नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें कुछ मापदंड की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमें प्रति व्यक्ति आय के लिए प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं। जब हमें पता है कि एक देश की आय 20,000 रुपये है, दूसरे देश की आय 10,000 रुपये है, तो हम प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग ही क्यों करते हैं। इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि औसत आय का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं दो देशों की तुलना करने के लिए। अर्थात कि अगर हमारे पास कुल आय है, दो देश हैं मान लेते हैं, और उनके पास हमारे दोनों की कुल आय दी हुई है, तो इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है, क्योंकि जो हमारा कुल पैमाना है ये उपयुक्त नहीं है। इसकी वजह है कि देशों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग हो सकती है, और कुल आय की तुलना करने के लिए हमें याद नहीं होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या कमा रहा है, कि जो वहाँ एक देश का नागरिक है वो कितना कमा रहा है। हम बात करें कि 20,000 है और एक व्यक्ति, इनमें से मान लेते हैं एक व्यक्ति 15,000 रुपये कमा रहा है, और जबकि बाकी जो 4 बच गए हैं वो मात्र कुल 5,000 रुपये कमा रहे हैं। मान लेते हैं कि जिसमें 5 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति 15,000 कमाता है, बाकी 15 कमाते हैं, तो ये आंकलन सही नहीं है। क्या एक देश दूसरे देशों से बेहतर होगा, क्या वो वहाँ के लोग दूसरे देशों से बेहतर होंगे? इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं या हम औसत आय निकालते हैं, देखते हैं कि एक देश दूसरे देश की तुलना में कितना बेहतर है। अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, ये दोनों एक ही होती हैं। हम इनको एक भी कह सकते हैं कि औसत आय और प्रति व्यक्ति आय एक कहा जा सकता है कि देश की कुल आय को
जो हमारे पास देश की कुल आय है उसको देश की जो कुल जनसंख्या है उसे भाग देकर निकाला जाता है। कि अगर हमारे पास जो हमारे देश की आय है तो उसको हम हमारी कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो निकलती है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय जिसको हम कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक देश की प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं। वहाँ सबसे पहले यहाँ दिया प्रति व्यक्ति आय को किस प्रकार निकालते हैं। देश की कुल आय, जो हमारे पास देश की कुल पीछे आय आएगा कि देश की कुल आय बटे जनसंख्या। हमारे पास देश में की कुल आय है और उसको जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिससे हम देश की कुल आय और जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त करते हैं। अब हम तालिका में देखते हैं। देखिए जो तालिका में बताया गया है कि दो देश हैं। एक ए देश है जिसमें हम कै और ख लिखा हुआ है और जिसमें नागरिकों की संख्या 5 है। 1 2 3 4 और 5 है। ये ए देश मान लेते हैं, बी देश मान लेते हैं। अब इसमें 5 नागरिक हैं। 2000 में नागरिकों की मासिक आय दी गई है और ये 500 नागरिक हैं। इनसे हम आय निकालनी है। ए देश में पहला व्यक्ति है जो कितना कमा रहा है। पहला व्यक्ति है जो 9500 कमा रहा है, दूसरा 10,500 कमा रहा है, तीसरा 9,800 कमा रहा है, चौथा व्यक्ति है 10,000 कमा रहा है और पाँचवें व्यक्ति 10,200 कमा रहा है। इसकी आपने औसत आय निकालनी है। अब दूसरे देश की बात करें तो ऐसा पहला व्यक्ति 500 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 500, तीसरा 500 और चौथा व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो इसकी भी आपने आय निकालनी है, औसत आय निकालनी है। आपने देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या को भाग देकर इससे निकालना है। ये सभी बच्चे खुद अपने कॉपी पे करके मेरे पास पर्सनली सेंड करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आय के अलावा एक देश का मापक करने के लिए आय नहीं अन्य मापदंड भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वो अन्य मापदंड कौन से हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। जब पहली बात करते हैं हम कि जब हमने पहले देखा था एक व्यक्ति की आकांक्षाएं और एक व्यक्ति के लक्ष्य, जो हमने पहले देखे थे जिसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति की आकांक्षाएं हैं और जो व्यक्ति के लक्ष्य हैं वो अलग होते हैं। वो केवल आय पर निर्भर नहीं करते, वो केवल आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो इसके आय के अलावा अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, सम्मान व्यवहार पाना और आज़ादी जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। आपने जैसे ये पहले पढ़ा हुआ है, पहले वीडियो में देखा होगा कि चीज़ें व्यक्ति देखता है। उसी प्रकार जब किसी देश के या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों और विषयों के बारे में भी सोचते हैं या अन्य चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। केवल एक औसत आय है या केवल एक आय से ही एक देश के विकास का अनुमान लगाना मुश्किल है या उसके लक्ष्यों के बारे में सोचना मुश्किल है। यहाँ केवल औसत आय से ही नहीं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों से भी हम इसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप इस तालिका में देख पा रहे हैं, आप देखिए कि ये तालिका में अलग अलग राज्यों का प्रति व्यक्ति आय दी गई है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय हर एक राज्य की दी गई है जो 2015 और 16 में थी। 2015-16 के सर्वे के अनुसार है। पहला हमारा हरियाणा है। हरियाणा में 1,62,034 प्रति व्यक्ति आय है। केरल में 1,55,516 प्रति व्यक्ति आय है और बिहार में 34,168 प्रति व्यक्ति आय है। अगर मैं इनके आधार पर आपसे पूछूं कि सबसे बेहतर आय और अधिक विकसित राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल आपका आंसर यही होगा कि हरियाणा। लेकिन ये सही नहीं होता। ये केवल आय के आधार पर आपको लग रहा है कि सही है। इसके साथ साथ और तत्व भी होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि केवल यही बेहतर नहीं, इसके अलावा और चीज़ें भी बेहतर हैं, या केरल बेहतर है या बिहार बेहतर है, इसके अलावा और तत्व निर्भर करते हैं। इसके लिए हम आगे देखते हैं। देखिए जैसे आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक तालिका आ गई है जो कुछ अन्य मापदंड के साथ हैं। जैसे पहला हरियाणा, केरल, बिहार, कुछ तालिका आंकड़ा दिया है। पहला हरियाणा है, केरल है, बिहार है। इसमें इन्होंने बताया पहला है शिशु मृत्यु दर
प्रति 1000 में से, क्योंकि हमने जो शिशु मृत्यु दर निकलती है वो 1000 बच्चों से निकलती है। जैसे हरियाणा में 36 है, केरला में 12 है और बिहार में 42 है। जैसे हमने पहले देखा था, ये दोनों केरल की बढ़िया है, यहाँ कम बच्चे मरते हैं और बिहार में ज़्यादा बच्चे मरते हैं हरियाणा की तुलना में। तो यहाँ बेहतर की तुलना आती है, केरल यहाँ बेहतर है। हम देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर में हरियाणा में कुल 82% लोग ही साक्षर हैं और केरल में 94% और बिहार में सबसे कम है 62% है। तो यहाँ केरल फिर से आगे निकल गया। निवल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशो, मतलब कि जो 14 से 15 या 24 वर्ष तक के बच्चे हैं स्कूल में कितने प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जो है वैसे हरियाणा का 61% है, केरल का 83% है और बिहार का हमारा 43% है। जो आपको पता चलता है कि अब आपका जो आंसर आएगा, अगर मैंने आपको पहले पूछा था कि बेहतर कौन सा है, अब आपको इन्हीं आंकलन से पता चलता है कि यहाँ केरल बेहतर है, कि केरल के अंदर ये सब चीज़ें अच्छी सुविधाएं हैं। जबकि अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की, जैसे इसमें बिहार को देखें, बिहार बिल्कुल कम है, यहाँ केरल का अच्छा है और नेट अटेंडेंस रेशो में भी ये बिल्कुल बढ़िया है केरल। जैसे यहाँ बच्चे कितने उपलब्ध हो पाते हैं, कितने क्लास में आ पाते हैं, बिहार इसमें सबसे कम है। देखिए यहाँ पर मृत्यु दर भी ज़्यादा है, पढ़े लिखे भी कम हैं और नेट अटेंडेंस रेशो भी सबसे कम है। ये बिल्कुल लो लेवल का है, सबसे निम्न स्तर का हमारा बिहार राज्य है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि चीज़ें किस प्रकार से हमारे यहाँ कार्य करती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। थैंक यू।